हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उसके आगे थोड़ा सा चलेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए और एक बार थोड़े स्टूडेंट आ जाएं, उसके बाद हम शुरू कर देंगे। गुड इवनिंग। जैसे कि आपको पता ही होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी क्लास 108 क्लास है। 108 क्लास है आज। आज 108 एपिसोड है जो क्वेश्चन आंसर के एपिसोड है उसमें, और जो अभी इस नॉर सेट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो 108 एपिसोड है। एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और उसका पार्ट 5 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और पार्ट 5 के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एडीएच हार्मोन का डिस्कशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का डिस्कशन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का डिस्कशन। ये दो तो हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और जो आगे पढ़ेंगे एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हाइपोपिट्यूटरिज्म। क्या पढ़ेंगे? हाइपोपिट्यूटरिज्म। क्योंकि हार्मोन के बारे में हम पिछले 4 एपिसोड हो चुके हैं पिछले, उनके अंदर करीब करीब सभी हार्मोन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में, दो दो तीन तीन ग्रुप्स में एक बार शेयर कर दीजिए जिससे हम आगे पढ़ सके और आपको क्लास कंप्लीट करवाई जा सके। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये आपके सामने लास्ट क्लास की बात करें तो हमने डिस्कस किया था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। आपको पता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, या इसके 3 लोब होते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, और 3 में कौन कौन से रखे थे हमने? एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, दूसरा था इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब, लोब, और तीसरा था कौन सा? पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। आपको पता है कि एंटीरियर लोब को हमने क्या बोला था? एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस, फाइसिस, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? और हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। ठीक है, और एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर की बात करें तो इसको हमने बोला था न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, क्योंकि हाइपोथैलेमस के साथ न्यूरल कनेक्शन है। फिर हमने देखा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन थे, ठीक है, वो कुछ ऐसे थे। ठीक है, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, टीआरएच, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन, और जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन थे। इंटरमीडिएट में हमने एक ही हार्मोन देखा था, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं काफी अच्छी तरीके से, और मैंने आपको लिखवा भी दिया है। नेक्स्ट आता है आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस। 2 हार्मोन यहां से निकलते हैं, एक आपके ऑक्सीड एडीएच जिसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन, और दूसरा कौन सा? एडीएच, सॉरी, ऑक्सीटोसिन। तो वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। आपको पता है कि दोनों के दोनों हार्मोन, जो याद रखने हैं, दोनों के दोनों हार्मोन का जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होता है, वो कहां होता है? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में।
दो न्यूक्लियस इसमें इन्वॉल्व है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। बट सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होता है, जबकि रिलीज कहां से होते हैं आपके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो स्टार्ट कर दे, सभी लोग रेडी हैं इस बात के लिए? स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। आपको पता है कि जैसे कि हम रोज शुरू करते हैं, कुछ वैसे ही आज भी क्लास स्टार्ट करेंगे कि हमने जो अभी करंट में जो बैच चल रहा है हमारा, वो चल रहा है बैच 8, 20 सितंबर से शुरू किया है। ये बैच स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट है या कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन कम है। 4 से 7:30 बजे तक की क्लास है। और ऑफलाइन ऑनलाइन में से ये देखा जाए तो एक्चुअल में ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन इसमें हमने एडमिशन नहीं लिए। और ये बैच के सारे वीडियोस लाइव क्लास है और लाइव वीडियोस है, बाकी 1 ईयर के लिए सेव रहेगा। कोई भी स्टूडेंट यदि एडमिशन लेना चाहे तो इसमें इस पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकता है। नेक्स्ट, नए बैच की यदि हम बात करें तो नया बैच हमारा है ये। काफी दिनों से हम यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है, कुछ दिनों से, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये है आपके TSL सुपर 20 बैच, जिसके अंदर बैच 9 हमने ओपन किया है। 19 नवंबर से बैच शुरू होगा। 100% सिलेक्शन की गारंटी है इसके अंदर। सुबह 8 से 2 बजे तक लाइब्रेरी में रहना होगा। 3 से 7:30 क्लास चलेगी, सारी की सारी लाइव क्लासेज होगी और पूरी की पूरी वीडियो 1 ईयर के लिए सेव रहेगी। स्टूडेंट का एडमिशन तभी होगा जब 7 दिन हमारी क्लास लेने के बाद टेस्ट होगा, उस दिन 50% से ऊपर लाएगा तो ही। अब शुरू करते हैं मेन हार्मोन। रेडी? चलिए ये लीजिए, हम हार्मोन शुरू कर देते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन से शुरू करेंगे हम। पहली बात ऑक्सीटोसिन। तो सीधी सीधी बात करें कि ऑक्सीटोसिन शॉर्ट में बोलते हैं ओटी। ऑक्सीटोसिन शॉर्ट में बोलते हैं ओटी। कई बार बुक्स में, मेडिकल की बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ आता है ओटी करके, ठीक है। कहां से सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन कहां से होता है बात की जाए, मतलब सिंथेसिस कहां से होता है एक्चुअल में बात की जाए तो कहां से सीक्रेट होता है, कहां से सिंथेसिस होता है, सिंपली बात करें तो आपको पता है हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस में भी कहां होता है, ये चीज बात की जा सकती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात। तो कहा, कुछ हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है। कौन? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, ये आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। ये आपके ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करती है और यहां से ये, जैसे मान लो ये न्यूरॉन है, ठीक है, यहां से ये न्यूरॉन के थ्रू ड्रेन होता हुआ कहां तक पहुंच जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच जाता है। तो न्यूरॉन के नाम है, जो 2 न्यूरॉन इसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों के सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर। दोबारा से बोलते हैं, सीक्रेशन सिंथेसिस कहां हाइपोथैलेमस में होता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स इसका सीक्रेशन करती है। अब थोड़ा सा और बात कर रहे थे कि रिलीज कहां से होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कहां से होता है, तो रिलीज जो ऑक्सीटोसिन का होता है वो कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका रिलीज होता है, ठीक है। यहां तक की बात में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इसमें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब ये ऑक्सीटोसिन, जैसे हमने सभी का इनहिबिटरी हार्मोन पढ़े हैं, ठीक है, तो इसका रिलीज किससे स्टिमुलेट होता है, ठीक है, रिलीज स्टिमुलेशन किससे मिलेगा, किसके लिए, ऑक्सीटोसिन को रिलीज होने के लिए। कौन सा रिलीजिंग हार्मोन होगा, या फिर बात करें कि किन कंडीशंस में ये रिलीज होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, बताएगा कोई जिनमें ये रिलीज हो सकता है? देखो, सीक्रेट इन रिस्पॉन्स ऑफ, ये यहां से रिलीज तो हो जाएगा, कहां से, हाई आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, किसमें, सीक्रेट इन द रिस्पॉन्स ऑफ, इंपॉर्टेंट बात है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ, सीक्रेट इन द रिस्पॉन्स ऑफ यूटेराइन डिस्टेंशन, यूटेराइन डिस्टेंशन, uterine distension and stimulation of nipple, stimulation of nipple।
ठीक है, यूटेराइन डिस्टेंशन की वजह से और निपल स्टिमुलेशन की वजह से इसका सीक्रेशन स्टिमुलेटेड होता है। ठीक है, दूसरी बात करें कि ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस, और देखो ये इसके अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं करती काम, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। क्या करता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है ऑक्सीटोसिन लेबर के टाइम पे। ठीक है, रिलीज हुआ और लेवल बढ़ा और रिलीज होगा और लेवल बढ़ा और रिलीज होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसके फंक्शंस के, तो फंक्शंस पे आ जाइए सीधे की सीधे। ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस पे हम बात करना चाह रहे हैं, 1 मिनट जी। ऑक्सीटोसिन के फंक्शन, हाँ जी, तो क्या फंक्शन हो सकते हैं? जवाब देना है सोच के कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं ऑक्सीटोसिन के। पहली बात तो आपको पता ही है, यूट्रस पे काम करता है, टारगेट ऑर्गन दो ही है। ठीक है, एक तो यूट्रस और दूसरी बात की जाए तो ब्रेस्ट। ठीक है, तो दोनों की बात कर लेते हैं। यूट्रस पे क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एक तो ये काम करता है क्योंकि ये नेचर ही ऐसा है, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रेस्ट टिश्यूज की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे भी कराता है। कहां पे कराता है? ध्यान से लिखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स इन मेमोरी ग्लैंड्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स of mammary glands in breast, contraction of myoepithelial cells of mammary glands in breast। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से इट कॉज मिल्क इजेक्शन, इसकी वजह से क्या होगा? इट कॉजेज मिल्क इजेक्शन। क्या करता है? मिल्क बाहर आएगा, इसकी वजह से क्या करता है? मिल्क इजेक्शन। और जब मिल्क इजेक्शन करता है तो इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज नोन एज, क्या बोल सकते हैं? नोन एज लेट डाउन इफेक्ट ऑफ मिल्क। लेट डाउन तो पूछ सकता है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सपेल आउट और इजेकुलेशन ऑफ मिल्क, और लेट डाउन इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? तो ये आप बता सकते हो। तो ये फीमेल के अंदर मेनली ये काम करता है ऑक्सीटोसिन। यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? चलें आगे। चलिए अब नेक्स्ट उस पे आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। मेल कैंडिडेट्स के अंदर ये क्या कर सकता है? मेल कैंडिडेट के अंदर, मेल्स के अंदर पहली बात तो फंक्शन इज नॉट क्लियर और रोल इज नॉट क्लियर। मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेल के अंदर क्या करता है? एग्जैक्ट रोल, या जैसे फीमेल के अंदर पता है यूट्रस में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। दूसरी बात की जाए और क्या करता है कि बेबी मान लो डिलीवर हो गया, ठीक है, तो बेबी से हमारे अटैचमेंट को इंक्रीज करता है। जो पेरेंटल एक्टिविटीज होती है, पेरेंट बिहेवियर होता है, जो पेरेंटहुड होता है, पैटर्नहुड होता है, ठीक है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जरूर ये करवाता है। ठीक है, और एक दो चीजें और कराता है, तो दोनों के दोनों पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूं। क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरेंटल केयर टेकिंग बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरेंटल केयर टेकिंग बिहेवियर, responsible for parental caretaking behavior towards young offspring, मतलब जो भी नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी का मतलब क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं उनका केयर टेकिंग बिहेवियर डेवलप करता है ऑक्सीटोसिन।
और एक और फंक्शन है वो भी यहाँ पे क्लियर कट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ सेक्सुअल प्लीजर, रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ responsible for feeling of sexual pleasure during and after intercourse, sexual pleasure during and after sexual intercourse, during and after sexual intercourse। यहां तक की बात क्लियर? यस और नो प्लीज, जिससे हम नेक्स्ट हार्मोन पे पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हार्मोन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हार्मोन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है और मैकेनिज्म भी अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है? एडीएच। एक चीज बताना मैं भूल गया, वो भी बता देता हूं। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन। लव हार्मोन बॉन्डिंग करवाता है, लव हार्मोन बॉन्डिंग करवाता है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए। अब बात करते हैं एडीएच के बारे में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, पहली बात जो की जाए, इट इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वेसोप्रेसिन। इट इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। और ऑक्सीटोसिन की तरह ही बोथ सिंथेसिस इन, कहां सिंथेसिस होता है आपको पता है? सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमस बाय न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, सिंथेसिस बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भी कौन सिंथेसिस कर रहा है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। रिलीज कहां से हो रहा है? रिलीज कहां से हो रहा है? ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हो, वहां से सीक्रेट हो रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात की जाए तो देखो, कहीं न कहीं आपको यहां से पता तो लग ही रहा होगा, एक छोटा सा अंदाज तो लग ही गया होगा कि ये करता क्या होगा, क्या करता होगा। ध्यान से समझो। देखो, हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करता होगा। देखो, एक वर्ड है डायूरेसिस। डायूरेसिस, इसका मतलब सीधा सीधी समझे तो क्या? डबल यूरिन आउटपुट। डबल आउटपुट, डबल आउटपुट का क्या मतलब है? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, यूरिन आउटपुट क्या होने लगता है? इंक्रीज होता है, जिसको क्या बोलेंगे? डायूरेसिस हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायूरेसिस। अब मान लो कोई ऐसी चीज हो कि ये कम हो जाए, एंटी डायूरेसिस मान लो, तो क्या ऐसी मैकेनिज्म जिसमें डिक्रीज आउटपुट। ठीक है, क्या हो जाए? डिक्रीज आउटपुट। अब डिक्रीज आउटपुट कैसे होगा भाई? इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तभी तो होगा एंटी डायूरेसिस। तभी तो होगा जब पानी का रीअब्जॉर्प्शन किडनी से ज्यादा हो जाए वापस, तो बाहर कम जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये काम एंटी डायूरेसिस का कोई हार्मोन कर दे, एंटी डायूरेसिस का कोई काम हार्मोन कर दे, तो क्या होगा? वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब क्या? सीधी सीधी इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन और डिक्रीज आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। बट इतना ही काम नहीं है इसका, इतना ही काम नहीं है इसका, इसका बहुत काम है जो आपको समझने हैं। ठीक है, तो बोलिए, स्टार्ट करें। मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार कि कैसे एडीएच रिलीज होता है, कैसे इनहिबिट होता है, क्या है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है इसमें। करें स्टार्ट? चलिए स्टार्ट कर देते हैं फिर। देखो, ध्यान से समझना। एक पेज ले लीजिए, एक छोटा सा पेज ले लीजिए, जिसमें हम करीब करीब पूरा का पूरा पेज आ जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर हम लिखेंगे। तो आप आधे पेज में लिखने की कोशिश कर लेना। ठीक है, आधे पेज में लिखने की कोशिश कर लेना, या फिर कैसे भी लिख सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, अब मान लो तीन कंडीशन एक साथ लेते हैं। क्या? मान लो डिहाइड्रेशन हुआ। क्या हुआ? डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। दूसरी बात करें,
मान लो पेन हुआ, पेन से भी हो जाता है, डिहाइड्रेशन हुआ, पेन हुआ, या फिर लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ये हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, पेन हुआ, लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम हुआ, या फिर स्ट्रेस हुआ, या फिर स्ट्रेस हुआ, या फिर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। अब ध्यान से समझना है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लो ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे सोल्यूट बढ़ेंगे तो ही हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो कब जब फ्लूइड लॉस होगा तो यहाँ पे सोल्यूट बढ़ सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है, जब भी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तब जाके हाई ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इन सब की वजह से, जो भी ये वजह बताइए, ये सारी चीज ठीक से समझ लीजिए, इन सब की वजह से एक स्टिमुलेशन मिल रहा है। किसको स्टिमुलेशन मिल रहा है, समझने की कोशिश करना। स्टिमुलेट हाइपोथैलेमिक ऑस्मोरिसेप्टर, ठीक है, स्टिमुलेट टू स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक ऑस्मोरिसेप्टर, हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर, स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर। आगे की बात करें, जब ऑस्मो रिसेप्टर ही आपके स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये एक्टिवेट करेंगे किसको, यहां पे लिखना होगा आपको, अलग कलर चेंज कर लेता हूं मैं जिससे आप क्लियर समझ में आ जाए। क्या, एक्टिवेट द न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, एक्टिवेट द न्यूरो सेक्रेटरी सेल, न्यूरो secretory cells to secrete and release, to synthesis and release, to synthesis and release ADH। अब देखो, ये भी अभी भी हाइपोथैलेमस की बात है, ये बात भी कहां हो रही है, अभी हाइपोथैलेमस में ही ये बात हो रही है। और आगे की बात करें यहां से कि और आगे क्या हो सकता है, तो एक्टिवेट द न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, किस चीज के लिए, टू सिंथेसाइज एंड रिलीज ऑफ एडीएच। अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट, नाउ इंपल्स, जो हमने न्यूक्लियस बताए थे दो, कौन सा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जो न्यूरॉन थे उसकी मैं बात कर रहा हूं। इंपल्स लिबरेट एडीएच फ्रॉम एक्सिमिनल, इंपल्स लिबरेट्स एडीएच फ्रॉम एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो आपको बताया था, हाँ जी मेरी बात को सुनो, कि जो आपको बताया था कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, वो उसका एंड कहां पे है, मतलब एक्सोन का एंड कहां है, जो एंड पार्ट है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो वहां से रिलीज होने लगता है क्या, एडीएच रिलीज होने लगता है, ठीक है, एक्सोन टर्मिनल। और ये एडीएच रिलीज होके तीन जगह पे काम करता है, ठीक है, ये एडीएच रिलीज हो गया, ये रिलीज होके तीन जगह पे काम करता है, ठीक है, तीन जगह पे काम करता है। कहां कहां काम करता है, एक तो काम करता है किडनीज पे, किडनीज पे, दूसरा ये काम करता है कहां पे, जो दूसरा सेकंड है वो कहां से, सुडोरीफेरस ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड इस पे काम करता है, और तीसरा काम करता है आर्टरीज पे, आर्टरीज पे। ध्यान से समझ रहा है, किडनी पे क्या काम करेगा, किडनी पे ये क्या करवा रहा है, रिटेन मोर यूरिन, मतलब H2O रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ये क्या कर रहा है, रिटेन मोर यूरिन, रिटेन मोर यूरिन, ज्यादा यूरिन को
रख रहा है, मतलब आउटपुट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। किडनी से ये काम कराएगा, मतलब यूरिन आउटपुट को कम कर देगा। दूसरी बात की जाए सुडोरोफेरस ग्लैंड की बात की जाए तो एक्चुअल में क्या है, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड से क्या करवा रहा है, देखो स्वेट ग्लैंड से क्या कर रहा है, डिक्रीज वाटर लॉस, डिक्रीज वाटर लॉस इन प्रेस्पिरेशन। जो स्वेटिंग हो रही है उसको भी कम करेगा, डिक्रीज वाटर लॉस इन प्रेस्पिरेशन, ये चीज करेगा। दूसरी बात करें उधर की कि आर्टरीज पे क्या करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। जब आर्टरियोल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। हाँ जी, यहां तक कि कोई दिक्कत, ऐसे स्टिमुलेशन होगा, ऐसे रिलीज होगा। कौन सा हार्मोन की बात कर रहे हैं हम, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तीन चीजें याद रखना, यूरिन का आउटपुट कम कराएगा और वाटर का लॉस कम कराएगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। आगे चले, नेक्स्ट चलिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि ये इसका इनहिबिशन कैसे होगा। मान लो ऐसा हो जाए कि हाई ब्लड वॉल्यूम हो जाए, हाई ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, या फिर एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल यूज कर ले, इससे भी हो सकता है। या फिर इफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये यदि कुछ हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर लो हुआ है, यदि इनमें से कुछ हुआ है तो क्या, इनहिबिशन ऑफ हाइपोथैलेमिक ऑस्मोरिसेप्टर्स, क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक ऑस्मोरिसेप्टर, ऑस्मो रिसेप्टर, इनहिबिशन ऑफ हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर। यहां तक की बात हो गई, इनहिबिशन ऑफ हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस एडीएच सिक्रेशन, रिड्यूस एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन, रिड्यूस एडीएच सिक्रेशन, तो एडीएच कम होने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही एडीएच आपके कम होगा तो आपको पता है तीन जगह एक्टिविटी अफेक्टेड होगी। कहा, कौन कौन सी तीन जगह अफेक्ट होगी, वही जो अभी बताए थे, जहां से ये काम करवा रहा था वो तीनों जगह एक्टिविटी अफेक्ट होगी। किडनी की बात करें तो किडनी से क्या होने लगेगा, डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो क्या होगा, इंक्रीज आउटपुट। दूसरा जो हम स्वेट ग्लैंड पे फंक्शन कर रहे थे, स्वेट ग्लैंड, इस पे ये भी फंक्शन कम होगा, स्वेट ग्लैंड पे फंक्शन कम होगा तो क्या होगा, इंक्रीज स्वेटिंग, इंक्रीज स्वेटिंग। और आर्ट्रियोल्स पे भी, आर्ट्रियोल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, डिक्रीज आर्ट्रियोल्स कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रियोल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होने लगेगा, डिक्रीज बीपी, डिक्रीज बीपी। इतनी बात क्लियर, यहां तक की बात ध्यान से समझने के बात को, क्लियर है यहां तक का। हेलो, हाँ जी, इस टाइम में स्टूडेंट चले कहां जाते हैं, क्या खाना वाना खाने लग जाते हैं कि सारे ही लोग, या एंडो पढ़नी ही नहीं है। डेली इस टाइम पे स्टूडेंट गायब कहाँ रहते हैं, क्योंकि सुबह की क्लासेज में ठीक रहते हैं, इवनिंग क्लासेज में ठीक रहते हैं। अच्छा मैच है तो मैच देख रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैच देख लो, बाद में देख लेना क्लास तो। हाँ जी, अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर के, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर। अब आधे घंटा है, उसके बाद 9 बजे से दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी,
तो हम शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर की। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सा है? पहली बात, मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कम हो जाए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जब हार्मोन कम हो जाते हैं तो एक वर्ड काम में लेते हैं, क्या? हाइपो। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? हाइपोपिट्यूटरिज्म। पूरा तो नहीं होगा आज ही आज में, ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना पढ़ने की। फिर 9 बजे से हमारी फिर से क्लास है किस पे? लंबर पंक्चर पे, तो उसकी कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करें। ठीक है, तो हाइपोपिट्यूटरिज्म इसकी बात करते हैं। हाइपोपिट्यूटरिज्म की बात करें तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ध्यान से समझना, क्योंकि बात ऐसे लग रही है कि सब कुछ ही कम होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे मेनली जो कमी हो रही है वो किसकी हो रही है? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो क्या मतलब निकला इसका? डेफिशिएंसी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, डेफिशिएंसी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, ये देखने को मिलेगा। चलें आगे। डेफिशिएंसी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। भाई जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि कैसे काम करेगा, कैसे काम करते हैं हार्मोन? खुद के रिसेप्टर पे काम करते हैं, फिर रिसेप्टर पढ़ने पड़ेंगे। कीलॉग रिसेप्टर पे करता है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर पे करता है, ठीक है, कौन से रिसेप्टर पे करता है? अभी तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाँ भाई इस पे काम करता है, अपने आते नहीं है, इतने तो नहीं पढ़ते हैं, हमारे नर्सिंग में तो आते नहीं, आप कोई दूसरी फील्ड के हो तो पता नहीं। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। दूसरी बात, एक और वर्ड होता है जिसको हम बात करते हैं, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, क्या? पेन हाइपो पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पेन का मतलब कंप्लीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म इसकी हम बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना है ऑफिसर्स कि इसका क्या होगा? पेन हाइपोपिट्यूटरी। तो डेफिशिएंसी ऑफ बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, क्या? डेफिशिएंसी ऑफ बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ बोथ एंटीरियर एंड पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, इसी को क्या बोलते हैं हम? पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, अब पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म में भी मेनली एंटीरियर ही आपके अफेक्ट होता है। ठीक है, मेनली क्या होता है? एंटीरियर ही अफेक्ट होता है। ठीक है, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म देखने को मिलता है। आपने दो टर्म सुने होंगे, आपने, कौन सा? सिमोन्स डिजीज। सिमोन्स डिजीज, सिमोन्स डिजीज। क्या? सिमोन्स डिजीज। और एक चीज और बोल सकते हैं इसको, क्या? पिट्यूटरी कैचेक्सिया। CACHEXIA, पिट्यूटरी कैचेक्सिया। पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म में ओनली एंटीरियर ही इन्वॉल्व नहीं होता, पोस्टीरियर हार्मोन भी इन्वॉल्व होते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो सीधी सीधी बात है, भाई ये कोई स्टूडेंट है नेहा कौशिक जी, और काफी कुछ इन्होंने टाइप किया है। नेहा जी बात ऐसी है देखो कि हम आपके जितने और उस लेवल के विद्वान तो है नहीं, जितना हमको आता है उतना पढ़ाते हैं, नहीं आता है उसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज डिलीट ना करें ट्रैक को, और पढ़ने दें। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डिसलाइक मार के आप जा भी सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स को पूरा समझाया जा सके। समझ रहे हैं बात को? चलिए,
और एम्स, मेरे जैसे एम्स को स्टाफ चाहिए या नहीं चाहिए ये तो 2014 में डिसाइड हो चुका है, अभी तो डिसाइड ना करें कम से कम। ठीक है, आगे की बात करते हैं, सीमोन्स डिजीज और पिट्यूटरी कैचेक्सिया। थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, जो हाइपोपिट्यूटरिज्म पढ़ रहे हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसकी हम बात करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसके कॉजेज पे चले जाते हैं। कॉजेज, 1 मिनट, हाइपोपिट्यूटरिज्म के कॉजेज। ठीक है, कॉजेज की बात कर लेते हैं। पहली बात करें तो क्या कारण हो सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा क्या हो सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा भी एक इसका रीजन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में पूछे नर्सिंग ऑफिसर स्पेशली कि पिट्यूटरी एडिनोमा के बारे में जैसे पूछे कि ये क्या है, तो इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, क्या है वो तो डिस्कस करेंगे, हाइपोपिट्यूटरिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है आपके, पिट्यूटरी एडिनोमा, कौन सा है, पिट्यूटरी एडिनोमा। दूसरी बात और करते हैं, ध्यान से समझना कि पिट्यूटरी एडिनोमा, आपको पता है नाम से ही पता लग रहा होगा कि ट्यूमर तो है ही है। ठीक है, तो ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या करता है कि इसके कोई भी ट्यूमर हुआ है तो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा या फिर सप्रेस करेगा, तो इट पुट प्रेशर ओवर द ग्लैंड, और ग्लैंड के ऊपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसकी सप्लाई भी कहीं ना कहीं इंपेयर हो जाएगी, सिक्रेशन रिलीज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलेगी, तो ये एक कारण हो सकता है, कौन सा, हाइपोपिट्यूटरिज्म का, पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, और भी ट्यूमर हो सकते हैं जो पिट्यूटरी के पास में, ये तो खुद पिट्यूटरी का ट्यूमर है, जो पिट्यूटरी के पास में जो, वो भी इसको क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो कॉज की बात करें, सेकंड है हमारे पास, हाँ जी, ट्यूमर नियर टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ट्यूमर नियर टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ट्यूमर नियर टू पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, नाम लिखते हैं कौन कौन से और ट्यूमर हो सकते हैं। क्रेनियो फेरिंजियोमा, क्रेनियो फेरिंजियोमा, क्रेनियो फेरिंजियोमा, कौन सा ट्यूमर हो सकता है, क्रेनियो फेरिंजियोमा। ये भी ब्रेन ट्यूमर है, मोस्टली प्रेजेंट होता है किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। ब्रेन ट्यूमर मोस्टली प्रेजेंट इन, ब्रेन ट्यूमर मोस्टली प्रेजेंट इन, मोस्टली प्रेजेंट इन चिल्ड्रन। तो ऐसे कोई भी ट्यूमर हो सकते हैं जो सप्रेस कर दे पिट्यूटरी को, वो भी इसका कारण हो सकते हैं। ठीक है, रेकेस क्लेफ्ट सिस्ट, तीसरा रेथेक्स क्लेफ्ट फिस्ट, रेथेक्स क्लेफ्ट सिस्ट। ठीक है, ये भी क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो, हाँ जी, इसकी बात करें तो ये बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, क्या है, बिनाइन ट्यूमर, ब्रेन का कौन सा है, बिनाइन ट्यूमर, कोई कैंसर ट्यूमर नहीं है, इट इज द बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, जिसके क्या स्पेशली फील्ड, जिसके अंदर क्या हो, बिनाइन ट्यूमर विद म्यूसिन
म्यूसिन एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन है, म्यूसिन फील्ड सिस्ट। म्यूसिन क्या है? एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन है, म्यूसिन फील्ड सिस्ट। और आगे चले तो ट्यूमर्स हो गए, ये भी एक ट्यूमर है, ये भी ट्यूमर है, ये भी ट्यूमर है। और आगे चले थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे, नेक्स्ट तो देखिए और है थर्ड, देखा जाए तो रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, इससे भी क्या हो सकता है? हाइपोपिट्यूटरिज्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर टू पिट्यूटरी और ब्रेन, रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर टू पिट्यूटरी और ब्रेन, और ब्रेन क्या होगा? इससे सेल डेथ होगी। ठीक है, ग्लैंड की सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेल डेथ होगी तो फंक्शन कहां से करेगा? नेक्स्ट, सम टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, बहुत सारे इन्फ्लामेशन से भी ये देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इससे भी देखने को मिल सकता है। कौन कौन से? जैसे खुद पिट्यूटरी ग्लैंड का ही इन्फ्लामेशन हो जाए, क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फ्लामेशन को टाइप करके बताइए एक बार, जैसे क्या बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फ्लामेशन को? हाँ जी, चलिए तब तक टाइम हो जाएगा, नहीं तो मैं खुद ही लिख देता हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फ्लामेशन की बात की जाए तो क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसाइटिस। हाइपोफाइसाइटिस। या फिर इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हो सकता है? ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर हो सकता है ड्यू टू मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, इसकी वजह से भी, जो भी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, कोई भी वजह है, इसकी वजह से भी ये चीज देखने को मिल सकता है। और सार्कोइडोसिस, ठीक है, एक और लिखेंगे क्या? सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस क्या है? ऐसी डिजीज जिसके अंदर क्या होता है? अबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स। क्या? अबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ inflammatory cells, inflammatory cells, abnormal collection of inflammatory cells, abnormal collection of inflammatory cells that form lump, that form lump, that form lump, क्या बोल सकते हैं उसको? नॉन एज, ठीक है, सार्कोइडोसिस में क्या होता है? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो सकता है। लंप को क्या बोले? ग्रेनुलोमा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। एक छोटा एरिया है जिसके अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स या इम्यून सेल्स, जो मैक्रोफेजेज है, वो इकट्ठी हो गई, तो सार्कोइडोसिस भी इसका एक कारण हो सकता है, जिसमें हाइपोपिट्यूटरिज्म देखने को मिल सकता है। और हिस्टोसाइटोसिस एक और रीजन हो सकता है, कौन सा? हिस्टोसाइटोसिस, हिस्टोसाइटोसिस। और कौन सा देखने को मिल सकता है? हिस्टोसाइटोसिस। अब हिस्टोसाइटोसिस क्या होता है? ये भी एक अजीब ही बात हो गई। हिस्टोसाइटोसिस है आपके टर्म यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ सिंड्रोम, ठीक है, क्या? ग्रुप ऑफ सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ सिंड्रोम characterized by abnormal increase, characterized by abnormal increase, पूरी लाइन इसलिए लिख रहे हैं कि आप नोट्स बना सको। abnormal increase in number of immune cell, in number of immune cell, हिस्टोसाइट्स,
नंबर ऑफ इम्यून सेल हिस्टोसाइट्स, जैसे एग्जांपल मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, एग्जांपल मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो 4 रीजन तक ही हम पहुंचे, इन्फ्लामेशन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 5th रीजन की तरफ चलते हैं। लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं यहां तक की बात। करें स्टार्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट बात की जाए और रीजन की बात करें तो नेक्स्ट रीजन चल रहे हैं हम 5th रीजन, हेमरेज। हेमरेज की वजह से भी हो सकता है, हेमरेज की वजह से भी हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है? हेमरेज की वजह से भी हो सकता है। क्या? सडन हेमरेज ड्यू टू, सडन हेमरेज ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमा, है ना? सडन हेमरेज इनटू पिट्यूटरी एडिनोमा, सडन हेमरेज इनटू पिट्यूटरी एडिनोमा। मान लो पिट्यूटरी ट्यूमर था, उसमें सडन हेमरेज हो जाए तो इसके लिए एक अलग से टर्म भी काम में लेते हैं, वो टर्म को भी आप याद रख सकते हो, नॉन एज क्या टर्म काम में लेते हैं? नॉन एज पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। क्या बोलेंगे उसको? पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी बोलेंगे। ठीक है, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। और क्या हो सकता है? सिहान सिंड्रोम हो सकता है, सिहान सिंड्रोम। सिहान सिंड्रोम क्या होता है एक्चुअल में देखा जाए तो? सिहान सिंड्रोम, SHEEN, सिहान सिंड्रोम, सिहान सिंड्रोम हो सकता है, सिहान सिंड्रोम। सिहान सिंड्रोम एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग विद चाइल्ड बर्थ, है ना? एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग विद चाइल्ड बर्थ, ब्लीडिंग विद चाइल्ड बर्थ। क्यों? इससे क्या हो जाएगा? पोस्टमार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस, जब चाइल्ड बर्थ की वजह से ब्लीडिंग हुआ, इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीमिया हुआ और नेक्रोसिस हो गया हो, तो सीधी सीधी बात भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? पोस्टमार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस ड्यू टू ब्लड लॉस, पोस्टमार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस ड्यू टू ब्लड लॉस, ड्यू टू ब्लड। और एक और रीजन हो सकता है 6th हेड इंजरी। इन सब की वजह से क्या देखने को मिल सकता है? सबकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है? हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो कॉजेज इसके हमने खत्म कर लिए हैं, अब हम चलेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो साइन एंड सिम्टम में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जो हार्मोन अफेक्ट होगा उसी के सिम्टम्स आएंगे, जो हार्मोन अफेक्ट होगा उसी के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और जो स्टूडेंट बीच में लेफ्ट हो रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसी आपको क्लास लगी वो जरूर एक बार बताएं। क्या डेटा में कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो, अच्छी हो, जो बुरी हो, जो भी हो, वो जरूर। आज के लिए इतना ही।